मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूं। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूं सामाजिक क्रांति में अपना अमूल्य योगदान देने वाले कुछ महानायकों की जीवनी का वाचन। इसी क्रम में आज लीजिए सुनिए सामाजिक क्रांति में आदिवासी महिलाओं के योगदान को। तो आइए सुनते हैं सामाजिक क्रांति में आदिवासी महिलाओं के योगदान की चर्चा मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। कोचुकली अयंकाली के वक्ष कर विरोधी आंदोलन की नायिका। मित्रों, 19वीं शताब्दी के त्रावणकोर में सभी जातियों के लिए ड्रेस कोड लागू था। तदनुसार निचली जाति की स्त्रियों को वक्ष ढकने की आजादी नहीं थी। दलित स्त्री पुरुष दोनों को टैक्स देना पड़ता था। पुरुषों का मुखछे रखना, छाता लेकर चलना निषिद्ध था। ये सब नियम ब्राह्मणों द्वारा अपनी जातीय श्रेष्ठता के नाम पर बनाए गए थे। खुले वक्ष को ऊंची जातियों के प्रति आदर सम्मान माना जाता था। इसलिए उन स्त्रियों को भी जिन्हें जाति के आधार पर वक्ष ढकने का अधिकार प्राप्त था, ऊंची जाति के पुरुष के समक्ष पहुंचने पर अपना ऊपरी वस्त्र हटा देना पड़ता था। स्त्री का अपना वक्ष ही उसका दुश्मन था। अनेक कहानियां उसे लेकर समाज में प्रचलित थी। एक कहानी नंगेली नामक आदिवासी स्त्री की थी। 1803 ईस्वी में वक्ष कर न दे पाने की मजबूरी में उसने अपना स्तन काटकर अधिकारी को भेंट कर दी। एक लोक कथा के अनुसार निचली जाति की एक स्त्री रानी के पास अपना वक्ष इसलिए ढककर पहुंची ताकि रानी नाराज होकर उसके स्तनों को काटने का आदेश सुना दें। 1859 के सन्नार विद्रोह तथा उसके बाद चले लंबे संघर्ष के फलस्वरूप नडार स्त्रियों को वक्ष ढकने का अधिकार प्राप्त हो चुका था। लेकिन इझवा, पुलाया, कुरुआ आदि पिछड़ी और अछूत जाति की स्त्रियों को यह अधिकार 1915 तक प्राप्त नहीं था। अछूतों को सोने और चांदी के आभूषण पहनने का भी अधिकार नहीं था। वे केवल पत्थर अथवा कांच के मनकों की कल्ला माला या कंठ माला पहन सकती थी। कान में लोहे का छल्ला, जिसे कुन्नकू कहा जाता था, पहनने की अनुमति थी। इसलिए युवा स्त्रियां अपने वक्ष को यथासंभव ढकने की कोशिश में पत्थर तथा कांच की कई मालाएं पहने रहती थी। कल्ला माला उनके दासत्व का प्रतीक थी। वक्ष कर के विरोध में कई आंदोलन चल चुके थे, परंतु उसके ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया था अयंकाली ने। उस आंदोलन में अयंकाली को आदिवासी स्त्रियों का पूरा सहयोग मिला। उनमें से एक का नाम था कोचुकली। कोचुकली आदि द्रविड़ समाज से थी। तांबई रंग और लंबे कद के कारण उसे दूर से ही पहचाना जा सकता था। उसका जन्म 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एर्नाकुलम जिले के एलुआ नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम था पिंगन। मां पल्ली कुरुम्बा कीजनाद गांव की रहने वाली थी। 7 भाई बहनों में कोचुकली तीसरे नंबर की थी। 21 वर्ष की उम्र में उसका विवाह पारंबू हाउस बंगले में काम करने वाले पल्ली के साथ कर दिया गया। विवाह के 3 वर्ष पश्चात दोनों के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। उस समय तक केरल में वक्ष कर विरोधी आंदोलन जोर पकड़ चुका था। जगह जगह उसके समर्थक और विरोधी आमने सामने थे। उन्हीं दिनों अपनी संस्था साधुजन परिपालन संघ के एक कार्यक्रम के दौरान अयंकाली पारंबू हाउस में ठहरे थे। वे एक सभा के सिलसिले में वहां पधारे थे। वक्ष कर विरोध को लेकर चल रहे प्रदेश व्यापी संघर्ष के बीच वह सभा कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण थी। सभा में शिरकत के लिए अयंकाली ने कुछ उदार नैयर नेताओं को भी आमंत्रित किया था। सभा में सभी नेताओं ने वक्ष कर का विरोध किया। अयंकाली का नंबर आया तो उन्होंने भी उसकी तीव्र आलोचना की। भाषण के दौरान उन्होंने 2 स्त्रियों को मंच पर आमंत्रित किया। उनमें से एक कोचुकली थी। उस समय वह 24 वर्ष की थी। दोनों स्त्रियां सकुचाती हुई मंच पर पहुंची। अयंकाली ने उन्हें बताया कि यहां बैठक में मौजूद सभी लोग गुलामी की प्रतीक कंठमालाओं को उतार फेंकने की सहमति दे चुके हैं। उसके बाद उन्होंने चाकू से
उन स्त्रियों के गले में पड़ी कंठमालाओं को काट फेंका। इसके साथ ही उन्होंने उनके तोड़ा अर्थात कान में पहने जाने वाला पत्थर का पारंपरिक आभूषण को तोड़ दिया। आगे से तुम कभी इन्हें मत पहनना, बजाय इसके तुम धोती और ब्लाउज पहना करना, अयंकाली ने कहा। उन्होंने उन स्त्रियों को कपड़े खरीदने के लिए कुछ पैसे भी दिए। उसके बाद कोचुकली वक्ष विरोधी आंदोलन के स्त्री दस्ते की नेता बन गई। 1915 में उनके नेतृत्व में वक्ष कर विरोधी कई प्रदर्शन हुए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कोल्लम जिले के पेरिनाड में दलित आदिवासी स्त्रियों का आंदोलन था। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम में स्त्रियों ने गले में पहनी कंठमालाओं को खुद उतार फेंका था। वक्सकर विरोधी आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी ने सवर्णों को हिलाकर रख दिया। वे मनमानी पर उतर आए थे। मलयालम पत्रिका मितावधि के जनवरी 1916 के अंक के अनुसार एक पुलाया स्त्री ने अयंकाली से मुलाकात के बाद कंठमाला पहनना छोड़ दिया। एक दिन वह अपने काम पर जा रही थी। अचानक एक आदमी उसके पास पहुंचा और कंठमाला के बारे में पूछा। स्त्री के यह कहने पर कि वह उसे उतार कर फेंक चुकी है, उस आदमी को इतना गुस्सा आया कि उसने तत्काल उस स्त्री के कान काट लिए। आधुनिक केरल के प्रमुख वास्तुकार अयंकाली से जुड़ी जादुई यादों का ही असर था, जिससे कोचुकली ने लंबी उम्र प्राप्त की। उनका निधन 115 वर्ष की अवस्था में 2013 में हुआ था। कोचुकली उस दिन को याद करके गर्व से भर जाती थी जब उसने धोती और ब्लाउज को पहली बार पहना था। धोती और ब्लाउज पहनते समय मैं बहुत डरी थी। सोचती थी कि सवर्ण डंडों से हमारी पिटाई करेंगे, लेकिन जब अयंकाली ने हमसे बात की, हमारा सारा डर गायब हो गया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कोचुकली के बारे में। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा महिला संगठन क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन है, जिसके सदस्यों की संख्या कुछ साल पहले तक 90,000 थी और यह देश के पिछड़े जाने माने वाले क्षेत्र दंडकारण्य में है। आइए कुछ ऐतिहासिक आदिवासी आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका की चर्चा करते हैं। चुआड़ विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों का पहला विद्रोह माना जाता है, जो कि 1767 से लेकर 1772 और फिर 1795 से लेकर 1816 के बीच चला। इसका विस्तार बंगाल प्रेसिडेंसी के मेदिनीपुर, बांकुड़ा और बिहार तक था। इस विद्रोह में शामिल आदिवासियों, जिसमें भूमिज जनजाति के लोग ज्यादा थे, को ब्रिटिशों द्वारा उत्पाती या लुटेरा के संबंध में चुहाड़ कहकर बुलाया और अपमानित किया गया। यह विद्रोह बढ़ते भू राजस्व और जल जंगल जमीन पर अंग्रेजों के स्थापित होते आधिपत्य के खिलाफ था। आदिवासियों के निवास स्थान में घुसपैठ करते हुए अंग्रेजों ने उनसे कर वसूलना चाहा। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों का उत्पीड़न शुरू कर दिया। सन 1760 तक पूरे मेदिनीपुर जिले में अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इसके खिलाफ आदिवासियों ने पारंपरिक हथियारों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने पूरे क्षेत्र को उजाड़ दिया ताकि उसका लाभ अंग्रेजों को न मिले। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इनके इलाके में सैन्य छावनी बना ली और क्रूर दमन शुरू कर दिया। उन्होंने आदिवासी पुरुषों को अपना निशाना बनाया, इसलिए आदिवासी पुरुषों को जंगल और पहाड़ियों में छिपना पड़ा। आदिवासी औरतें रात के अंधेरे में अंग्रेजी सेना को चकमा देकर पुरुषों को खाना और सान चढ़ाए हथियार पहुंचा आती थी, साथ ही महत्वपूर्ण सूचनाएं भी। लेकिन इस आवाजाही में कई आदिवासी औरतें पकड़ी भी गईं और क्रूर यातना का शिकार भी हुईं। लेकिन उन्होंने पहाड़ों में छिपे छापामार लड़ाकों के खिलाफ मुंह नहीं खोला। सिनगी दई, चंपू दई और कैली दई रोहतासगढ़ की राजकुमारी थी। कैली दई सेनापति की बेटी थी। तीनों उराव जनजाति की थी। 14वीं शताब्दी में अफगान तुर्कों के विरुद्ध तीनों ने अपने समुदाय की महिलाओं को एकजुट किया। सिर पर पगड़ी बांधकर, पुरुषों का बेश धर, हाथ में तलवार लेकर, घोड़े पर सवार होकर एक ही रात में 3 बार उनकी सेना को सोन नदी के पार खदेड़ आई थी। 3 बार हराने की याद में उराव औरतें जनी शिकार नामक उत्सव मनाती हैं। सन 1827 से 32 के बीच छोटा नागपुर में अंग्रेजों के खिलाफ कोल विद्रोह हुआ था।
यह सिंह भूमि, पलामू, हजारीबाग, मानभूमि आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। इस विद्रोह के नाम से यह अर्थ नहीं है कि केवल कोल समुदाय ही इस विद्रोह में शामिल था। इन क्षेत्रों में मुंडा, उराव, हो तथा महली समुदाय भी इस विद्रोह के हिस्सा थे। इसके सबसे प्रसिद्ध अगुआ बुधु भगत थे। उनकी दो बेटियां रुनिया झुनिया भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। बुधु ने गांव-गांव घूमकर लोगों को संगठित करना शुरू किया। जहां जहां भी वे जाते, उनकी दोनों बेटियां भी उनके साथ जाती। उन्होंने अपने को युद्ध विद्या में पारंगत किया। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ भूमि संबंधी असंतोष एवं परंपरागत व्यवस्था से छेड़छाड़ के कारण हुआ। यह विद्रोह अंग्रेजों के साथ साथ दीकुओं यानी बाहरियों या गैर आदिवासियों के खिलाफ भी था। ये बाहरी अंग्रेजों के दलाल बनकर इनके गांवों में वसूली के लिए आते थे और लोगों पर अत्याचार करने के साथ साथ आदिवासी औरतों का यौन शोषण भी करते थे। यह आदिवासियों के लिए अपमान का बड़ा कारण बना। इसी कारण इस विद्रोह में आदिवासी औरतें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी और गिरफ्तारी के बाद जेल भी गईं। इस विद्रोह में रुनिया झुनिया भी शहीद हुईं। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में छोटा नागपुर क्षेत्र को आंशिक स्वायत्तता प्रदान कर आदिवासियों के परंपरागत मानकी मुंडा शासन व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया गया। वहीं सन 1827 से 33 के बीच प्रसिद्ध खासी आदिवासियों का विद्रोह हुआ। खासी समुदाय तो वैसे भी अपने समाज में आज भी काफी हद तक मातृ प्रधानता को बचाए रखने के लिए जाना जाता है। मातृ प्रधान समाज का अध्ययन करने वाले नृवंश शास्त्री खासी समुदाय के गांवों की यात्रा जरूर करते थे। यह बंगाल के पूर्व में जयंतिया पहाड़ियों से पश्चिम में गारो पहाड़ियों के बीच स्थित है। खासी समाज के मुखिया ने अंग्रेजी सेना के आवागमन के लिए बनाए जा रहे सड़क मार्ग योजना का विरोध किया और उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसमें स्वाभाविक तौर पर महिलाओं की बड़ी भागीदारी हुई। सन 1822, सन 1825-26 और सन 1839 से 41 के बीच चलने वाले रामोसी विद्रोह में महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जनजाति ने अकाल और भूख से तंग आकर सतारा के आसपास का क्षेत्र लूट लिया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह 1822 से 24 अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में गुरिल्ला युद्ध पद्धति से लड़ा गया। मणिपुर और नागालैंड में आदिवासियों के अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए। महिलाएं इन सभी आंदोलनों का आवश्यक हिस्सा रहीं। वे इन आंदोलनों में कहीं बराबर की तो कहीं सहायक शक्तियां रहीं। अंग्रेजों के खिलाफ 1855 में हुई संथाल हूल क्रांति इतिहास में काफी प्रसिद्ध है, जिसके नेता सिदो कानू थे। झारखंड के हजारीबाग और गिरिडीह के बीच स्थित भोगनाडीह इसका केंद्र था। सिदो कानू का परिवार यहीं का रहने वाला था। उनके परिवार के 4 भाई सिदो, कानू, चाँद, भैरव और 2 बहनें फूलो और झानू सभी ने हुल का बहादुरी के साथ नेतृत्व किया। यह आंदोलन स्थानीय महाजनों, साहूकारों और उनके लठैतों के खिलाफ शुरू हुआ, लेकिन उन्हें बचाने और समर्थन देने ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। इसलिए हुल अंग्रेजी राज के खिलाफ संथाल क्षेत्र में एक बड़े आंदोलन में बदल गया। सिदो कानू की बहनें फूलो और झानू ने आंदोलन के लिए महिलाओं को संगठित किया और विद्रोह को एक अनुशासित व्यवस्थित लड़ाई में बदल दिया। उन्होंने महिलाओं की छोटी छोटी गुप्तचर समितियां बनाई, प्राप्त सूचनाओं को क्रांतिकारियों तक पहुंचाने की टीमें बनाई और तरीके ईजाद किए। अपनी ही अगुवाई में व्यवस्थित योजना बनाकर इन्होंने सुबह सुबह अंग्रेजी कैंप पर हमला कर अंग्रेजी सेना के 21 लोगों को मार गिराया। इनकी बहादुरी के कारण बीरभूम जिला संथालों के कब्जे में आ गया। कई जगहों का शासन फूलो झानों ने संभाला। अंग्रेजों को इस विद्रोह का दमन करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आखिर में फूलो और झानों भी पकड़ी गईं और इन्हें आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। संथाली भाषा में आज भी गीतों में उनकी बहादुरी और फांसी पर लटकाए जाने के किस्से गाए जाते हैं। जो आदिवासी समुदाय अपनी बहादुरी को मौखिक परंपरा में कायम रख इतिहास अपने बच्चों को पढ़ाता है, इससे उनका जुझारूपन हमेशा बना रहता है। यह विद्रोह आदिवासी इतिहास में नहीं, भारतीय क्रांतिकारी इतिहास की एक बड़ी घटना है। लेकिन आज सरकार खुद आदिवासियों पर क्रूर दमन कर रही है।
और सीदो, कानू, फूलो, झानू से प्रेरित प्रतिरोध आंदोलनों का सामना कर रही है। इसलिए वह ऐसे नायिकाओं को याद किए जाने से बचती है। जनता ने ही इन्हें जिंदा रखा हुआ है। अंग्रेजी राज के खिलाफ 1894 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा की अगुवाई में हुआ मुंडा विद्रोह उल गुलान भी इतिहास में प्रसिद्ध है। यह आंदोलन आज भी आदिवासियों ही नहीं, देश के अन्य समुदाय के आंदोलनकारियों को प्रेरणा दे रहा है। प्रसिद्ध साहित्यकार महाश्वेता देवी ने तो इस पर जंगल के दावेदार उपन्यास ही लिख दिया। सीधे सीधे अंग्रेजी राज के खिलाफ उसे हिला देने वाले इस आंदोलन के नेतृत्वकारी की भूमिका में केवल बिरसा मुंडा का नाम ही प्रसिद्ध है। लेकिन इस आंदोलन में बिरसा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा यकीन करते थे, वह उनके साथ मजबूती से लड़ने वाली योद्धा साली थी। साली के अलावा माकी, थिंगी, नेबी, लिंबू और चंदी इस उलगुलान की मुख्य योद्धा रही हैं। उन्होंने महिलाओं को संगठित किया और अंग्रेजी राज के खिलाफ उलगुलान में पुरुषों के बराबर की साझेदार बनी। माकी मुंडा गया मुंडा की पत्नी थी। वह भाला कुल्हाड़ी चलाने में माहिर थी। एक बार जब गया मुंडा अंग्रेजी सिपाहियों से घिर गए थे, तो उन्होंने एक अंग्रेज अफसर पर कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन वे पकड़ लिए गए और उन्हें 2 साल की सजा हुई। जब कोई भी आदिवासी आंदोलन अपने चरम पर नहीं था, तब भी आदिवासी महिलाएं पुरुषों के साथ आंदोलन की तैयारी में शामिल रहीं। ऐसी कुछ महिलाओं का जिक्र भी जरूरी है। छोटा नागपुर में 1850 से 1880 तक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वालों में तेलंगा खड़िया और उसकी पत्नी रत्नी खड़िया भी थी। रत्नी खड़िया हर दिन तीर तलवार चलाने का अभ्यास करती थी। उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों को विद्रोह के लिए तैयार किया और विद्रोह को मजबूती दी। गुरुबड़ी जनी उड़ीसा की रहने वाली थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ औरतों को संगठित करने के लिए भाषण देना सीखा और अंग्रेजों से लड़ने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली। इनकी बहादुरी के किस्से काफी विख्यात हैं। एक बार जब अंग्रेजी पुलिस ने इनके घर को अचानक घेर लिया, तो वे लपक कर अपने घर के ऊंचे पेड़ पर चढ़कर छिप गईं। अंग्रेज इन्हें खोज ही नहीं सके। इससे बौखलाए अंग्रेजों ने जब बाद में इन्हें गिरफ्तार किया, तब इन्हें बहुत यातना दी। उन्हें सड़कों पर घसीटा, अर्धनग्न अवस्था में चोटिल शरीर के साथ गांव में घुमाया। फिर भी उन्होंने अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ऐसी ही एक आदिवासी महिला थी मुंगारी उरांव, जो कि इस समुदाय से आसाम की पहली शहीद थी। वह 1930 का समय था, जब वे एक अंग्रेज अफसर के यहाँ घरेलू नौकर थी। दरअसल वह आदिवासियों द्वारा नियुक्त जासूस थी, जो वहां से प्राप्त सूचनाओं को विद्रोहियों तक पहुंचाया करती थी। लेकिन एक दिन यह राज खुल गया और अंग्रेज मालिक ने इनकी हत्या कर दी। बस्तर के आदिवासियों के लिए भूमकाल विद्रोह का काफी महत्व है, जो 10 फरवरी 1910 को हुआ। कोया आदिवासियों का यह विद्रोह अंग्रेजी राज के खिलाफ था। इसके नेता गुंडाधुर से अंग्रेज इतना डरते थे, कुछ समय के लिए उन्हें गुफाओं और पहाड़ियों में छिप कर रहना पड़ा। इस आंदोलन में लाल मिर्च, आम की टहनियां और तीर धनुष क्रांतिकारियों की संदेशवाहक संकेत बनी। महिलाओं ने भूमकाल विद्रोह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लड़ने से लेकर पुरुषों को सुरक्षा, भोजन और जानकारियां देने का काम महिलाओं ने ही किया। कोया आदिवासी आज भी इसकी याद में हर साल भूमकाल दिवस मनाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों के जाने के आसपास और उसके बाद भी आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं छोड़ी। भगत सिंह ने कहा था, गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेजों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे अच्छे तरीके से मुख्यधारा के लोगों ने नहीं, बल्कि आदिवासियों ने ही समझा। सामंती और नए काले अंग्रेजों के खिलाफ वे लगातार लड़ते रहे और आज भी वे लड़ते जा रहे हैं। सन 1945-46 के समय का वर्ली विद्रोह एक ऐसा आदिवासी विद्रोह है जिसमें महिलाओं की भूमिका काफी बड़ी थी। यह स्थान महाराष्ट्र के ठाणे के पास स्थित है। गोदावरी पारुलेकर इस आंदोलन में महिलाओं की अगुवा थी। उन्हें लोग प्यार से गोदूताई यानी बड़ी बहन कहते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हुआ यह विद्रोह मूलतः जमींदारों के खिलाफ था। इस आदिवासी इलाके में जमींदारों का शोषण काफी क्रूर था। मौसम की पहली बरसात होने पर आदिवासियों को अपने खेत पर नहीं, बल्कि पहले जमींदार के खेत पर काम करना पड़ता था।
जमींदार जब चाहे तब किसी आदिवासी औरत को अपने घर बुलाकर यौन शोषण करता था। इसके खिलाफ आदिवासी महिलाओं में तीखा आक्रोश था। कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें संगठित किया। उसके बाद उनके जुझारू संघर्षों ने जमींदार ही नहीं, जमींदारी प्रथा की ही नींव हिला दी थी। यह आंदोलन आदिवासी महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका के कारण भी जाना जाता है। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की सामंती व्यवस्था के खिलाफ 1967 में हुए नक्सलवाड़ी आंदोलन में आदिवासी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की और शहादतें दी। इसके बाद तो यह आंदोलन देश भर में फैल गया। इस आंदोलन के 50 साल पूरे होने पर अखबारों में एक आदिवासी जीवित महिला शांति मुंडा के बारे में खास स्टोरी प्रकाशित हुई थी। शांति मुंडा उस नक्सलवादी दल का हिस्सा थी जिनकी अगुवाई में जमींदारों से बटाई का हिस्सा मांगने लोग निकले थे। भूमिहीन किसानों के इस दल की एक महिला पर सोनम वांगदी नामक पुलिस वाले ने हमला किया, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने उसके ऊपर तीर से हमला कर दिया। इस हमले में सोनम वांगदी की मौत हो गई। यह 24 मई 1967 का दिन था। शांति मुंडा उस वक्त 20 साल की थी। अगले दिन इसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने गांव के 10 भूमिहीन किसानों को मार डाला। लेकिन यह आंदोलन इसके बाद पूरे देश में फैल गया। श्रीकाकुलम आंदोलन आदिवासियों का ऐसा बड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में 1968 के इस आंदोलन का विशेष महत्व है। श्रीकाकुलम आदिवासी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ के मुख्य आदिवासी थे सवारा, जतापू, मुखदोरा, कोणादोरा और कड़बा। इसमें सवारा और जतापू आदिवासी कुल आबादी का 70% हैं। ये दोनों जातियां इस विद्रोह के केंद्र थीं। ये पोंदू यानी घुमंतू खेती करते थे, जो सरकार के द्वारा गैर कानूनी घोषित थी। उनके लिए घोषणा ही विचित्र थी। वे मानते थे कि जब जंगल उनका है तो बाहर वाला उन्हें कैसे कहीं भी खेती करने से रोक सकता है। इसके अलावा मामूली कर्ज के बदले में बधुआ बना लेने की प्रथा और इस प्रथा के नाम पर घर की औरतों का यौन शोषण इस आंदोलन के कारण बने। जंगल में घुसने पर वन विभाग इन्हें परेशान करता था और गांवों में जमींदार। कम्युनिस्ट पार्टी ने आदिवासियों को 1958 से संगठित करना शुरू कर दिया। पुरुषों में शराब की लत के कारण आदिवासी महिलाएं तेजी से पार्टी के संगठन गिरिजन संघम में संगठित हुईं और शराब के खिलाफ उन्होंने महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया। उन्होंने भट्टियां तोड़ी और जमींदारों के दारू ठेकों को बंद करा दिया। पंचादी निर्मला इस आंदोलन की महत्वपूर्ण नेता थी। आंदोलन को बढ़ता देखकर 1967 में राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की ओर से बड़ा दमन अभियान चलाया गया। एक घटना का जिक्र इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को समझने के लिए काफी होगा। 31 अक्टूबर 1967 को गुम्मा गांव की 4000 आदिवासी औरतें लाल साड़ी पहनकर आंदोलन के गीत गाते हुए मोदेखल में आयोजित गिरिजन सम्मेलन में भाग लेने जा रही थी। रास्ते में लेवड़ी गांव में जमींदार के गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया। उनकी लाल साड़ियां फाड़ दी गईं और बदसलूकी की गई। औरतें ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहती थीं। उन्होंने पलटवार करते हुए गुंडों को अनाज के मुसलों और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। अपने पास रखा मिर्च पाउडर उनकी आंखों में डाल दिया। इस बीच कुछ महिलाओं ने भागकर इसकी सूचना मोदेखल सम्मेलन में दे दी और वहां से सैकड़ों की संख्या में लोग लेवड़ी आ गए। अपने को फंसता देखकर एक जमींदार ने आदिवासियों पर गोली चला दी और 2 आदिवासियों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने जमींदारों के खिलाफ काफी देर से कम साक्ष्यों के साथ कार्रवाई की और वह अदालत से निर्दोष बरी हो गया। इससे गुस्साए आदिवासियों का आंदोलन का रूप सशस्त्र हो गया। महिलाओं ने इस सशस्त्र रूप में भी अपने को संगठित रखा। उन्होंने पुरुषों को गिरफ्तारी से बचाया, खुद जेल गईं और शहीद भी हुईं। इनमें 15 आदिवासी महिलाएं शामिल थीं। बिद्दिका सुक्कू, निकम्मा सुक्कुल, कदारा पूड़ा, सवारा सेल्जा, मंदांगी सयम्मा, सबरा सुक्कू, सवारा सुक्कू, जागाती बिरी, बिद्दिका चंद्रम्मा, यारिका जयम्मा, आरिका गाया, बिद्दिका सुरु, कोरांगी, सुंदरी पत्ती सुक्कू। इस आंदोलन में शहीद आदिवासी महिलाओं की संख्या देखकर आंदोलन में उनकी भागीदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। आजाद भारत में आदिवासी औरतों ने
इस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ न सिर्फ बड़े आंदोलन किए, बल्कि उनमें नेतृत्वकारी भूमिका में भी रहीं। मसलन सरदार सरोवर बांध के खिलाफ चले आंदोलन में डूबने वाले गांवों की आदिवासी औरतों ने मेधा पाटकर के नेतृत्व में जुझारू आंदोलन चलाया। यह कहना ज्यादा ठीक है कि इस आंदोलन में आदिवासी औरतों की मौजूदगी ने इस आंदोलन को मजबूत और जुझारू बनाया, मगर यह जीता नहीं जा सका। तो इसकी वजहें दूसरी थी। केरल में प्लासीमडा में कोको कोला प्लांट के खिलाफ 2005 में जुझारू आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व मायलम्मा नाम की आदिवासी महिला ने किया। यह आंदोलन महिलाओं की मजबूत उपस्थिति के कारण जुझारूपन के साथ लड़ा और जीता गया। पारंपरिक तीर धनुष और अन्य हथियारों के साथ जंगलों से लड़ती आदिवासी महिलाओं की तस्वीरें उन दिनों हर पत्रिका के कवर पर छाई रहती थी। मायलम्मा पर बहुत सारे मुकदमे लाद दिए गए और उन्हें काफी समय तक भूमिगत रहना पड़ा। उड़ीसा के कलिंग नगर में टाटा स्टील प्लांट के खिलाफ चले आंदोलन में भी महिलाओं की बड़ी भागीदारी हुई। दमन के पहले भी और दमन के बाद भी इस आंदोलन की एक अगुआ नेता आदिवासी महिला सिनी सोए थी, जिन्हें लंबे समय तक भूमिगत रहना पड़ा। इस आंदोलन के जुझारूपन से घबरा कर ही प्लांट के प्रहरियों ने 2 जनवरी 2006 को धरना दे रहे आंदोलनकारियों पर गोली चलवा दी, जिसमें 14 आदिवासी शहीद हुए। बाद में कई लोगों के कटे हुए हाथ भी मिले, जिसकी पहचान के लिए यहाँ के लोग अभी भी लड़ रहे हैं। बहरहाल आदिवासियों के आंदोलनों में महिलाओं की उपस्थिति के चंद उदाहरण मात्र हैं। ऐसे अनेक आंदोलन उनकी मजबूत उपस्थिति और जुझारूपन का नमूना है। यह कहना अधिक ठीक है कि ऐसा कोई आदिवासी आंदोलन नहीं है जिसमें महिलाओं की अगुआ और जुझारू भूमिका न रही हो। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सामाजिक क्रांति की लड़ाई में तथा तमाम विद्रोहों में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। तो मित्रों, आगे भी कुछ और सामाजिक क्रांति के नायकों की जीवनी के साथ मैं उपस्थित रहूंगा। तो मिलते हैं। कथा, कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।